चलिए आज उत्तराखंड की कुछ बहुत जरूरी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर एक सरकार अपने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करती क्या है। देखिए, हमारा जो ये पूरा विश्लेषण है वो इसी दस्तावेज पर आधारित है। इसमें उन सभी जरूरी प्रोग्राम्स की लिस्ट है जो राज्य के लोगों की मदद के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन स्कीम्स की जो एजुकेशन और हमारी आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाने पर फोकस करती हैं। साल 2001 में शुरू हुआ स्कूल चलो अभियान ये सबसे शुरुआती पहलों में से एक था। इसका मकसद था कि हर बच्चा मतलब हर एक बच्चा क्लासरूम तक पहुंचे। और हाँ, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये तारीख और इसका मकसद दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अब देखिए, सिर्फ बच्चों को स्कूल में भर्ती करा देना ही तो काफी नहीं है ना। इसीलिए 2002 में आरोही योजना आई जो स्टूडेंट्स और टीचर्स को कंप्यूटर एजुकेशन देती है, और शिक्षा आचार्य योजना ये पक्का करती है कि क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को किताबें मुफ्त में मिले। एजुकेशन से थोड़ा आगे बढ़ें तो 2011 की किशोरी शक्ति योजना, जिसे मुनाल परियोजना भी कहते हैं, वो किशोरियों को हेल्थ, हाइजीन और उनके कानूनी अधिकारों जैसी ज़रूरी बातों पर जानकारी देकर उन्हें मजबूत बनाती है। और लड़कियों को एम्पावर करने के लिए पैसों से मदद करना भी एक बहुत बड़ा कदम होता है। ये योजना कम आय वाले परिवारों की बेटियों को उनके भविष्य के लिए एक आर्थिक सहारा देती है। अच्छा, अब एजुकेशन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हेल्थ और वेलफेयर के लिए सरकार क्या कर रही है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो सरकार का खास जोर मां और बच्चे के स्वास्थ्य और इमरजेंसी सेवाओं पर रहा है। इस लिहाज से 2005 की जननी सुरक्षा योजना और 2008 की आपातकालीन सेवा 108 ये दोनों ही बहुत अहम हैं। बच्चों में जो कुपोषण यानी मैलन्यूट्रिशन की दिक्कत है, उससे निपटने के लिए 2015 में खिलती कलियां योजना शुरू की गई। इसका खास फोकस बच्चियों के पोषण पर है। और अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो राज्य ने एक बहुत बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम अपनाया है ताकि गरीब परिवारों के इलाज का खर्च कवर हो सके। तो कितना कवरेज मिलता है इसमें? पूरे 5 लाख रुपए हर परिवार के लिए। सोचिए, ये रकम किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में कितना बड़ा सहारा बन सकती है। चलिए अब बात करते हैं आजीविका यानी लाइवलीहुड की, और देखते हैं कि रोजगार के अवसर बनाने के लिए क्या योजनाएं हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है टूरिज्म को लेकर। होम स्टे योजना के जरिए स्थानीय लोगों को अपने घरों को गेस्ट स्टे में बदलने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। इससे न सिर्फ स्वरोजगार बढ़ता है बल्कि गांव से होने वाले पलायन को रोकने में भी मदद मिलती है। और इसी आइडिया को और आगे ले जाती है ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना। इसके तहत जो खूबसूरत गांव हैं उन्हें सीधे टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा जाता है ताकि वहां के लोगों के लिए रोजगार के मौके बने। लेकिन मदद सिर्फ टूरिज्म सेक्टर तक ही नहीं है, किसानों का भी ध्यान रखा गया है। उन्हें खेतीबाड़ी की जरूरतों के लिए बहुत ही कम ब्याज पर लोन देने के कार्यक्रम भी हैं। और आखिर में बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की, मतलब समाज के सबसे कमजोर लोगों की मदद के लिए जो सुरक्षा कवच बनाया गया है उसकी। एक बहुत ही जरूरी कार्यक्रम उन परिवारों को घर बनाने में मदद करता है जो या तो बेघर हैं या फिर कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। किसानों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए एक पेंशन स्कीम भी है ताकि उन्हें एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। तो इस स्कीम में होता क्या है? किसानों को हर महीने सीधे 1000 रुपए की पेंशन मिलती। सरकार का मकसद ऐसी स्कीमें लागू करना है जो सीधे सीधे महिलाओं की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाएं। गांव की महिलाओं की रोज की मुश्किलें, चाहे वो घर चलाने का बोझ हो या आर्थिक आज़ादी की कमी, सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा है। और इन बोझों में से एक सबसे बड़ा बोझ है पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना। और इसी मेहनत को कम करने के लिए मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना शुरू की गई है। इसका सीधा सा मकसद है महिलाओं के सिर से चारा इकट्ठा करने का ये भारी बोझ हटाना। और बात सिर्फ मेहनत बचाने की नहीं है। इस योजना के तहत परिवारों को सिर्फ 3 रुपए प्रति किलो की सस्ती दर पर पौष्टिक पशु चारा भी मिलता है, जिससे उनका आर्थिक बोझ भी काफी कम हो जाता है। और तो और घर की जो बेसिक जरूरतें हैं उन्हें भी पूरा किया जा रहा है। ईंधन सखी योजना दूर के इलाकों में गैस रिफिल पहुंचाकर किचन को धुआं मुक्त बना रही है। तो वहीं 1 रुपए पानी कनेक्शन योजना ये पक्का कर रही है कि हर घर तक साफ पानी आसानी से पहुंचे। शायद इन सब में सबसे एम्बिशियस योजनाओं में से एक है लखपति दीदी योजना।
इसका लक्ष्य बहुत साफ और बड़ा है। 2025 तक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 1.25 लाख महिलाओं को आर्थिक तौर पे इतना मजबूत बनाना कि उनकी सालाना आमदनी कम से कम 1 लाख रुपए हो जाए। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1.25 लाख महिलाएं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये तो उत्तराखंड के कई छोटे शहरों की कुल आबादी के बराबर है। मतलब ये जमीनी स्तर पर महिलाओं की आर्थिक स्थिति में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की एक ठोस कोशिश है। इनके अलावा भी कई और योजनाएं हैं जो एक तरह से एक सेफ्टी नेट का काम करती हैं, जैसे कि सिंगल महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने में मदद देने वाली स्वरोजगार योजना, सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए मिशन गौरी शक्ति और गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए सौभाग्यवती योजना। ये सारी पहलें मिलकर एक कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम बनाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महिला सशक्तिकरण के बाद एक और बड़ी प्राथमिकता है राज्य के युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार करना। यहाँ पर असल चुनौती ये है कि युवाओं को ऐसे स्किल्स और रोजगार के मौके दिए जाएं जिससे वो राज्य के अंदर या बाहर कहीं भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें और कामयाब हों। आप देखें कैसे अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग स्कीमें बनाई गई हैं। जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उन लोगों की मदद करती है जो महामारी के बाद घर लौटे हैं, उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देकर। वहीं कौशल उन्नयन योजना उन युवाओं पर फोकस करती है जो विदेश में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मतलब ये एक बहुत ही टारगेटेड अप्रोच है। और बात सिर्फ पढ़ाई लिखाई और नौकरी की नहीं है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना से पता चलता है कि सरकार खेल की प्रतिभाओं को निखारने में भी इन्वेस्ट कर रही है। 1500 रुपए हर महीने। सुनने में शायद यह रकम बहुत बड़ी न लगे, लेकिन एक नौजवान खिलाड़ी के लिए यह बहुत मायने रखती है। इससे उनकी खेल का सामान, डाइट या आने जाने का खर्चा निकल सकता है, ताकि वो बिना किसी फिक्र के अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे सकें। अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो उत्तराखंड के लिए बहुत ही जरूरी है, ग्रामीण और सीमांत इलाकों का विकास और वहां से होने वाले पलायन को रोकना। सच तो ये है कि पहाड़ों से लोगों का पलायन एक गंभीर संकट बन चुका है। जब बॉर्डर के पास के और दूर दराज के गांव खाली हो जाते हैं तो ये सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं रहती, बल्कि ये देश की सुरक्षा के लिए भी एक चिंता का विषय बन जाता है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ हिम प्रहरी योजना पूर्व सैनिकों को सीमावर्ती गांवों में बसने के लिए बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी तरफ पोल्ट्री और गोट वैली जैसी योजनाएं लोकल लेवल पर रोजगार बना रही हैं। यहां तक कि पिरू लाओ पैसा कमाओ जैसी अनोखी पहल भी है जो चीड़ की सूखी पत्तियों से भी कमाई का जरिया बना रही है। अच्छा, तो इकॉनमी और रोजगार के बाद एक और बहुत जरूरी पहलू है स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा। किसी भी तरक्की करते राज्य के लिए ये पक्का करना जरूरी है कि उसके सभी नागरिकों की बुनियादी स्वास्थ्य जरूरतें पूरी हों। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना। ये स्कीम करीब 14 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों तक सब्सिडी वाला आयोडीन युक्त नमक पहुंचा रही है, जो पोषण सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और भी कई स्कीमें हैं जो हेल्थ और केयर के इस फाउंडेशन को मजबूत करती हैं। वात्सल्य योजना उन बच्चों को सहारा देती है जिन्होंने दुर्भाग्य से कोविड में अपने माता पिता को खो दिया। आंचल अमृत योजना ये पक्का करती है कि छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी में मुफ्त दूध मिले। और इमरजेंसी के लिए राज्य की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा जान बचाने का काम कर रही है। तो हमने महिलाओं, युवाओं, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को देखा। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये योजनाएं अलग अलग नहीं हैं। ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हैं जिसे हम समग्र विकास कह सकते हैं। इसका मकसद है इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल इकोनॉमी, खेतीबाड़ी और शिक्षा सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ाना। और इसी सोच के साथ एक जिला दो उत्पाद जैसी योजना लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रही है। उत्तराखंड मिलेट मिशन पारंपरिक अनाजों को वापस ला रहा है, 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है और अटल आदर्श विद्यालय अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दे रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं कागज पर एक मजबूत और खुशहाल उत्तराखंड की तस्वीर तो